नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज में। चलिए आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 22। ठीक है, तो 21 सेट हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अलग से प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट है गृह विज्ञान यानी होम साइंस टीजीटी एवं पीजीटी एग्जाम 2020 के लिए। ठीक है, साथ में जीव विज्ञान के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। जो नए व्यूअर्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्याज काटते समय आंसू क्यों आता है। ठीक है, जब भी हम प्याज काटते हैं तो हमारे आँख से आंसू क्यों निकलते हैं। ये आपका पीजीटी एग्ज़ाम 2018 का क्वेश्चन है, जो कि आपके दिल्ली एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी सल्फर यौगिक की बात हो रही है। प्याज काटते समय हमें सल्फर यौगिक, ठीक है, सल्फर कंपाउंड के कारण रोना आता है। जब एक प्याज अलग हो जाता है तो सल्फो ऑक्साइड और प्याज एंजाइम निकल जाते हैं और यह एल्फेनिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिरक्षक जो कि रंगीन फलों के रसों में डाला जाता है। देखिए यहाँ पे परिरक्षक की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन है, यानी बेंजोइक अम्ल यानी बेंजोइक एसिड जो रंगीन फलों के रसों में डाला जाता है उसे बेंजोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च चीनी में परिवर्तित होता है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है स्टार्च चीनी में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2014 एवं 2015 यानी 2 बार रिपीट हुआ है। साथ में टीजीटी एग्ज़ाम झारखंड में भी पूछा जा चुका है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन सी, माल्ट करना। ठीक है, यानी खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च चीनी में परिवर्तित होता है उसे माल्ट करना कहते हैं। ठीक है, माल्ट करना क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है, क्यों डैश। यहाँ पे देखिए काली चाय से हरी चाय यानी बेहतर क्यों होती है। पीजीटी एग्ज़ाम 2005 का क्वेश्चन है। टीजीटी झारखंड एग्ज़ाम 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी 2 बार रिपीट हो चुका है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। बात हो रही है काली चाय से बेहतर हरी चाय को माना जाता है, क्योंकि हरी चाय में क्या है 10 से 40 मिलीग्राम पॉलीफिनॉल्स नामक पदार्थ पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। ठीक है, ब्लैक टी और ग्रीन टी दोनों ही कैमेलिया सिनेसिस नाम के पेड़ की पत्तियों से बनाई जाती है, लेकिन काली और हरी चाय में मुख्य अंतर यह है कि काली चाय फर्मेंटेशन से बनाई जाती है, जबकि हरी चाय को इस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। देखिए ये भी आपका टीजीटी एग्ज़ाम 2004 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी सभी खनिज लवण वसा और प्रोटीन। अब बात हो रही है वसा प्रोटीन विटामिन्स तीनों ही प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थ द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी प्राणी जगत में आपके दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थ जैसे मक्खन, दही, पनीर तथा घी आदि वसा प्राप्त के मुख्य स्रोत हैं। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, नारियल तथा सूखे मेवे वसा प्राप्ति के मुख्य स्रोत है। ठीक है, और प्राणी स्रोत जो है वो है आपके मांस, मछली, अंडे तथा दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ। वनस्पति स्रोत है आपके सोयाबीन, दालें, मटर, मूंगफली, हरी सब्जियां। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती। देखिए यहीं पे गड़बड़ करते हैं, जब हमें क्वेश्चन पे लिख के आता है नहीं होती, इस पर हम ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन को हम क्या है गलत कर देते हैं। ठीक है, तो टीजीटी एग्ज़ाम 2005 एवं 2017 यानी 2 बार एक क्वेश्चन पूरा रिपीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन डी, यानी शलजम की बात हो रही है। शलजम में गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं पाई जाती। गाइट्रोजेनिक घटकें मुख्यतः क्रूसीफेरस कुल की सब्जियां जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, ब्रोकली, भिंडी आदि में पाई जाती है। ठीक है, गाइट्रोजेनिक ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो थायराइड ग्रंथि में उपस्थित आयोडीन का अवशोषण कर थायराइड हार्मोन की क्रियाविधि को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, जिससे घेंगा जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है। देखिए यहाँ पे सीधे सी बात हो रही है, टमाटर का लाल रंग किस वजह से होता है। टीजीटी एग्ज़ाम 2013 में पीसीएस तक का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी लाइकोपिन की बात हो रही है। भैया टमाटर का लाल रंग उसमें मौजूद वर्णक जो है लाइकोपिन के कारण होता है। लाइकोपिन एक लाल चमकदार कैरोटीन एवं कैरोटीनाइड, ठीक है ध्यान दीजिएगा, रंग द्रव्य और फिटी केमिकल है जो टमाटर के अलावा अन्य लाल फलों एवं सब्जियों जैसे लाल गाजर, तरबूज, पपीता में पाया जाता है। ठीक है, जबकि एंथोसायनिन के कारण प्याज तथा गाजर का रंग गहरा लाल, एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध उत्पन्न होती है। सभी को मालूम होगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो यस करना, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो भी बताना। ठीक है, तो हम दोबारा रिपीट करके आपको दे सकते हैं वीडियो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरके में होता है अर्थात सिरके में कौन सा अम्ल होता है। टीजीटी एग्ज़ाम 2013 का है। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हम लोग क्या है उसको गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उस पर रहता नहीं, कहीं और रहता है और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो क्वेश्चन इजी होते हैं हम उसी में कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी यहाँ पे बात हो रही है एसिटिक एसिड की। ठीक है, यानी एसिटिक अम्ल की। सिरका रासायनिक रूप से एसिटिक एसिड होता है, लेकिन खाने वाला सिरका आमतौर पर पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। सिरका बनाने के लिए फलों के मीठे रस को कई दिनों तक ऑक्सीडाइज होने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद रस धीरे धीरे खट्टा हो जाता है। रस का ये खट्टापन एसिटिक एसिड बनने के कारण ही होता है। ठीक है, सिरका भोजन को स्वादिष्ट बनाने के अलावा भोजन के पाचन में भी सहायता करता है। तो यहाँ तक तो सबको इस बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के कार्यों के आधार पर निम्नलिखित को रक्षात्मक खाद्य कहा जाता है। अब देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2015 यानी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान, टीजीटी, पीजीटी, होम साइंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि रिपीट किए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे उठा लिए जाएंगे। जितने भी हमारी वीडियो है 75% दावा के साथ कर सकता हूँ 75% क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी हरी पत्तेदार सब्जियाँ। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियों को रक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। ऐसे भोज्य पदार्थ जो शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन करते हैं, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण से युक्त आहार शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए इनका पर्याप्त मात्रा में होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो हरी साग सब्जी अपने खाने में शामिल जरूर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली चाय के उत्पादन की क्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण डैश। अभी आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 में, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2015 में और टीजीटी झारखंड एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया, यानी 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया यहीं से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी खमीरीकरण
काली चाय के उत्पादन में खमीरीकरण यानी फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं कि क्रिया की जाती है। खमीरीकरण की प्रक्रिया से काली चाय में फाइटेट की मात्रा में कमी हो जाती है। समझ रहे हैं? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए दो ऑप्शन ना, सक्रिय और एंजाइम कौन सा है। तो यहाँ पे दो चीज़ की बात हो रही है, तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अब ये भी आपका पीजीटी एग्ज़ाम 2018 का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन सी यानी एमाइलेज। ठीक है, तो हम एमाइलेज के बारे में भी कई बार बता चुके हैं आपको। अगर अगली वीडियो आपने देखा होगा, अगर जिसने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्ले लिस्ट से डायरेक्ट वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो अब आइए इसको समझते हैं। अंकुरण के समय यानी स्प्रोरूटिंग एक्टिवेटेड एक एंजाइम एमाइलेज है। अनाज के बीज के अंकुरण के दौरान एलेरोन परत में एमाइलेज जो है एंडोस्पर्म स्टार्च को मेटाबोलाइज करने योग्य शर्करा में हाइड्रोलाइसिन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जो जड़ों और शूट अकाज़ावा एवं हारामिशुमुरा ठीक है 1985 बेक और जिगलर 1989 की वृद्धि के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम कौन सा होता है? तो एमाइलेज होता है। ठीक है, यहाँ तक डाउट क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वनस्पति स्रोत से ग्लूटेन प्राप्त होता है? देखिए ये भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। यूजीसी नेट एग्जाम क्वेश्चन है, टीजीटी झारखंड एग्जाम 2017 में ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, होम साइंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। अदर की तैयारी कर रहे हैं आप, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे साइंस के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी गेहूँ। ठीक है, वनस्पति स्रोत से ग्लूटेन जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? हमें गेहूँ से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, किससे प्राप्त होता है? गेहूँ से। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार है। अब देखिए यहाँ पे टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। किसने दिया है? 2019 में किसने एग्ज़ाम दिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन बी यानी ब्रोड पोष। ठीक है, तो यहाँ पे भ्रष्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? ब्रोड पोष। ओके, ब्रोड पोष में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होगा आपका ब्रोड पोष। ठीक है, क्या होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा ब्रोड पोष। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एमिनो एसिड कौन सा है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। हम वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है एमिनो एसिड कौन सा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी लाइसिन। ठीक, अब ये भी क्वेश्चन आपका आया था 2013-2012 यानी दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। गेहूँ को दो वर्गों में हम विभाजित किए हैं यानी हिट्रेशियस गेहूँ, ये गेहूँ कठोर एवं सरल प्रकृति का होता है। इससे ब्रेड, बिस्कुट, केक तथा बेकरी के अन्य पदार्थ बनाए जाते हैं। दूसरा है मी अली गेहूँ, यह गेहूँ नरम होता है, मुख्यतः रोटी बनाने में इसका प्रयोग होता है। गेहूँ में दो तरह की प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन। गेहूँ में कई आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होते, विशेषकर लाइसिन, थियोनिन आदि। ठीक, तो क्या है? लाइसिन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है, पूछ रही है क्वेश्चन उठाकर कैरोटीन पाया जाता है इसके बारे में। तो ये भी आपका एग्ज़ाम आया था जीआईसी पर्यवेक्षक एग्ज़ाम 2015 में। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था ऑप्शन है यानी पीली मक्का, अर्थात भुट्टा में कैरोटीनॉइड पाया जाता है जो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। मक्के का पीला रंग कैरोटीन के कारण ही होता है।
मक्के को एक बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल फाइटर माना जाता। ठीक है, तो मक्के की रोटी अगर आप खाइएगा तो कोलेस्ट्रॉल की कमी होगी। ठीक, यानी ब्लड प्रेशर जिसको भी है अगर वो मक्के की रोटी खाता है तो कोलेस्ट्रॉल फाइटर माना जाता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल की कमी होगी और रक्त का संचार बढ़िया होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के मोटीन में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला एमिनो एसिड है। अब देखिए ये भी आपका जीआईसी पर्यवेक्षक एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, यानी 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे भी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी लाइसिन की बात हो रही है। अभी हमने बताया गेहूं की प्रोटीन अर्थात अर्ध प्रोटीन होती है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड नहीं पाए जाते। गेहूं में नियासिन और मेथिओनिन एसिड नहीं पाए जाते। समझ रहे हैं ना, गेहूं की प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में लाइसिन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है, जो कि सबसे कम मात्रा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है। देखिए ये आपका टीजीटी एग्जाम 2005 का क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया था। यहाँ पे भी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी गेहूं की बात हो रही है। गेहूं के प्रति 100 ग्राम में प्रोटीन की मात्रा आपके 11.8 ग्राम पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनाज का एक एक्सचेंज देता है। अब देखिए भी आपका टीजीटी एग्जाम 2005, झारखंड एग्जाम 2017 में पूछा गया। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी क्या है 50 कैलोरी ऊष्मा प्रदान करता है। कुछ अनाजों में कैलोरी की मात्रा अधिक भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए। समझ रहे हैं, तो ये भी टीजीटी एग्जाम 2009 का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन है, यानी चावल को खरीद लेना चाहिए। समझ रहे हैं, प्रत्येक वर्ष फसल के समय चावल खरीद लेना चाहिए। विश्व उत्पादन का 85% चावल चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं जापान आदि देशों से प्राप्त होता है। चावल में लगभग 90% कार्बोहाइड्रेट 8 से 10% प्रोटीन, 1% वसा तथा 1% खनिज होते हैं। ठीक है, छिलका युक्त चावल धान कहलाता है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, पॉलिश किया हुआ चावल आप लोग मत खाइएगा क्योंकि उससे आपको बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है गेहूं में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। आपका टीजीटी एग्ज़ाम 2010 का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। भैया कई बार तो हम पढ़ा चुके हैं ना, ग्लूटीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं, जौ, राई एवं ट्रिटिकेल आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये रही आपकी वीडियो को बहुत ही शेयर करो और 1 से 2 बार, ठीक है, कम से कम दिन में 2 बार आप एक वीडियो को देखिए। अलग से एक अच्छी सी नोट बनाइए, नोटिफिकेशन आपके आने वाले हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होम साइंस के अलावा जीव विज्ञान वालों के लिए। इसके अलावा अदर की तैयारी कर रहे हैं UPSSC, उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।